नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं चौधरी बंसीलाल के जीवन काल की। इससे पहले हम पंडित भगवत दयाल शर्मा जी और राव वीरेंद्र सिंह जी पर बात कर चुके हैं और तीसरे नंबर पर हरियाणा की कमान संभालने वाले चौधरी बंसीलाल पर आज के दिनों में हम बातें कर रहे हैं। ये 7वां वीडियो उनका आ चुका है। कितने बनते हैं ये समय बताएगा दोस्तों। और आज के वीडियो में हम उनके हरियाणा को बदलने की उनकी जो इच्छा शक्ति थी दोस्तों, और उनके जो काम थे उन पर बात करेंगे। क्या आपने कभी ये सोचा है कि दोस्तों बदलाव कहां से शुरू होता है? अक्सर आज के समय में जब भी देश के नेताओं से अकाउंटेबिलिटी की बात की जाती है तो देश के नेता बात करने लगते हैं और कहते कि जनता लाती है बदलाव। जनता से ये उम्मीद की जाती है कि वो ईमानदार रहें, मेहनत करें और देश के निर्माण में योगदान दें। और जो नेता ये उम्मीद जनता से करते हैं वो खुद बेईमानी करके पैसा बनाते हैं। जनता हर चुनाव में उनका पैसा बढ़ता हुआ देखती रहती है। ऐसा मुल्क, राज्य या परिवार भी दोस्तों कभी तरक्की नहीं कर सकता है जिसका मुखिया और जिसको चलाने वाले उसके वजीर ईमानदार ना हो। जनता लीडर को देखकर चलती है दोस्तों, उसी को देखकर बदलती है। उस सरकार के अधिकारी भी वैसे बन जाते हैं जैसा उसका मुखिया होता है। और हरियाणा में चौधरी बंसीलाल अगर हरियाणा को बदल पाए तो इसके सबसे बड़ा कारण यह था कि वो खुद के प्रति ईमानदार थे। काम के प्रति उनमें एक अलग तरह का जुनून था और उनको देखकर उनके अधिकारी काम करने लगते थे। और फिर हरियाणा प्रदेश की जनता भी इस बदलाव में शामिल हो गई कि हम भी हमारे हरियाणा को बदलेंगे। जितना बजट आज की सरकारें दोस्तों खर्च करती हैं उतना पैसा तब चौधरी बंसीलाल के पास नहीं होता था। एक एक पैसा देखकर उनको खर्च करना पड़ता था। बहुत सीमित से संसाधन थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने उस पैसे की पाई पाई का सदुपयोग हरियाणा के विकास के लिए किया। ईमानदारी से वो पैसा खर्च करवाया। और उस समय के अधिकारी आज के समय के जितने बेईमान नहीं होते थे। आज के दिन तो केवल वो ईमानदार है दोस्तों जिसको पैसे कमाने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए उस दौर तक माहौल ठीक था। एस.के. मिश्रा जी जो उनके प्रधान सचिव रहे, एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि जब हमारे समय में कोई आईएएस ऑफिसर बेईमानी करता था तो ये जिक्र चला करता था कि फलां आईएएस ईमानदार है, बेईमान हो गया है। और आज के समय में ये जिक्र चलता है कि फलाना आईएएस ईमानदार है। ये फर्क आ गया है दोस्तों उस दौर में और आज के समय में। उस समय की बनाई सड़कें क्या पता आपको आज तक ठीक कहीं ना कहीं ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। और आज हाल ये है दोस्तों, 6 महीने पहले बनाई सड़क की बजरियां बिखर जाती हैं। मैं अपनी बेटी को एक एकेडमी में छोड़ने जाता हूं, उस सड़क को बने हुए 4 महीने भी नहीं हुए हैं, वो टूट गई है। क्वालिटी के चक्कर में कम से कम जो गुणवत्ता है वो काम की होती जा रही है। और ये हर साल ये खराब से खराब काम होता जा रहा है। नेताओं की संपत्तियां बढ़ती जा रही हैं, अफसरों की संपत्ति बढ़ती जा रही है और जनता की घटती जा रही है। जनता से बात करें तो वो कहती हैं कि ये नेता खान लग रहे इस देश में। और नेताओं से बात करो तो वो कहते हैं कि जनता को ईमानदार होना चाहिए। खैर, हमारा ये आज का विषय नहीं है दोस्तों। बात चल रही है तो मन करता है कि आपसे 2 बातें दिल की भी करूं। और आज चौधरी बंसीलाल के कामकाज पर बातें करते हैं। चौधरी बंसीलाल ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उसके बाद उन्होंने हरियाणा का जो अपना मंत्रिमंडल बनाया था वो उस समय देश में सबसे जवान, पढ़ा लिखा और छोटा सा मंत्रिमंडल था। उस समय उन्होंने पूरे देश के सामने ये उदाहरण प्रस्तुत किया था कि केवल मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि मंत्री भी ऐसे हैं जिनकी समझ का दायरा बड़ा है। उनके मंत्रिमंडल में सबसे उम्रदराज व्यक्ति के.एल. पोसवाल जी थे जो 46 साल के थे। और सबसे कम उम्र की ओम प्रभा जैन जी थी जो 37 साल की थी। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सोच रही होगी। और इनमें से भी अधिकतर जो बैकग्राउंड था सबका वकालत रहा था। और उस समय कांग्रेस में केवल 48 विधायक होते थे। और 48 विधायकों की सरकार में से जिस 2 साल में जिस तरीके का खून राजनीति के मुंह पर लगा था, कभी कोई नाराज हो जाता था, कभी कोई नाराज हो जाता था। इसके अलावा
चौधरी बंसीलाल को सरकार भी चलानी थी, हरियाणा नया नया प्रदेश बना था, कराने के लिए काम ही काम पड़ा था। सरकार को जमाए रखने के लिए दो व्यक्तियों ने सहयोग उनको दिया, लेकिन चौधरी बंसीलाल के स्वभाव के साथ वो नहीं चल पाए। भविष्य में रास्ते अलग हो गए। पहले तो थे केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर शेर सिंह और दूसरे थे चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल तो 1968 में उन्होंने जो सरकार उनकी थी, तो चौधरी देवीलाल को उन्होंने अपनी सरकार में हरियाणा खादी जो बोर्ड का चेयरमैन बनाया था और इस पद को पाकर वो काफ़ी खुश भी थे। लेकिन दिसंबर 1970 में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। और चौधरी बंसीलाल जो अपना सोने से पहले प्रोफेसर शेर सिंह को रोजाना फ़ोन किया करते थे, इसके बाद ही वो सो पाते थे। और मजाक में प्रोफेसर शेर सिंह जी की जो पत्नी थी वो कहा करती थी कि बंसीलाल जी का फ़ोन तो प्रोफेसर साहब की स्लीपिंग पिल है, यानी कि नींद की गोली है। लेकिन भविष्य ने दोनों के संबंध बहुत ज़्यादा खराब किए। वो कहानी अलग है दोस्तों, जिसका जिक्र मैं अपने पहले के वीडियो में कर चुका हूँ। और असल में चौधरी बंसीलाल के लिए खुद और प्रशासन में सख्त होना उस समय की ज़रूरत भी था दोस्तों, क्योंकि वो जानते थे कि पहले के दो मुख्यमंत्री राजनीतिक अस्थिरता का शिकार हो चुके हैं। प्रदेश इससे बहुत पीछे जा चुका था। असल में शक्ति बरतने के अलावा चौधरी बंसीलाल के पास दूसरा विकल्प उस समय था भी नहीं। और 1968 से 1972 के दौरान राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद चौधरी बंसीलाल का जो पहला टर्म था दोस्तों, वो एक आदर्श टर्म उसको कहा जा सकता है और पूरे देश में सुशासन के एक उदाहरण के रूप में उसको देखा जाता है। कांग्रेस शासित राज्य के एक मुख्यमंत्री ने चौधरी बंसीलाल के काम की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ये सुझाव तक दे दिया था कि हमें तो बंसीलाल जी को कांग्रेस शासित राज्यों में बारी बारी से कम एक एक साल के लिए मुख्यमंत्री बनाने पर विचार करना चाहिए। कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट उनके काम पर ये था। इस पर इंदिरा जी ने बहुत ही सहज भाव से मुस्कुराते हुए कहा कि अगर मैं बंसीलाल को आपके राज्य में भेज दूं तो आप जैसे मुख्यमंत्रियों का क्या होगा। इस तरह की छवि उनकी थी दोस्तों। काम बोलता है आदमी का। मेरी माँ कहा करती है कि रंग रूप कोई काम नहीं आता, काम काम आता है, काम की पूछ होती है। और चौधरी बंसीलाल किसी भी टिप्पणी या अन्य कागज को सावधानी पूर्वक पढ़े बिना उस पर हस्ताक्षर नहीं करते थे दोस्तों। और सारे अफसर उनकी इस कार्यशैली से भली भांति परिचित थे और उनकी किसी भी मीटिंग में पूरी तरीके से तैयार होकर आना पड़ता था। इसलिए बुरे से बुरे दौर में उनके कामकाज को लेकर कोई भी विरोधी उनको जेल के रास्ते नहीं दिखा सका। कागजों और ईमान दोनों के पक्के थे चौधरी बंसीलाल। शायद यही कारण है कि आज के इस दौर में हम उनकी बातें कर रहे हैं। यह कार्यशैली उनके उत्तराधिकारी कुछ मुख्यमंत्रियों की उस आदत के बिल्कुल विपरीत थी जो फाइलों को पढ़ने जैसे नीरस काम को अपने निजी स्टाफ पर छोड़ दिया करते थे। शायद शुरुआती जो साल थे वकालत करने के बाद उन्होंने भिवानी कोर्ट में जो वकालत की थी, उसमें जो आदत डेवलप हो गई उनकी फाइलें पढ़ने की, वो ताउम्र उनकी बनी रही। उनके पहले कार्यकाल की अगर बात करें दोस्तों, तो ये 31 मार्च 1968 को केवल 1251 गांवों में बिजली की सुविधा उपलब्ध थी, जबकि 1972 के मध्य तक 6669 गांवों में बिजली के जो पोल थे वो लग चुके थे, बिजली जा चुकी थी। और दोस्तों 1972 के मध्य तक जो बिजली की लाइनों की लंबाई 80,000 किलोमीटर उन्होंने कर दी थी, 20,000 से बढ़ाकर। प्रति व्यक्ति जो बिजली की खपत थी वो 57 यूनिट से बढ़कर 125 यूनिट हो गई थी। चौधरी बंसीलाल ने साफ किया था कि किस प्रकार प्रत्येक गांव को पक्की सड़कों से जोड़ने की योजना उन्होंने बनाई गई थी। और उस समय हरियाणा में ईंटों का दोस्तों अकाल पड़ गया था और उसकी वजह से विकास कार्य भी पूरे नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि सरकार की ईंटों की जो डिमांड थी, भट्टे उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे। इतनी डिमांड उनकी सरकार में ईंटों की थी। और उन्होंने गांव में जो पक्की सड़कें थी उसके निर्माण के लिए 1971-72 में 231 जो लाख रुपए खर्च किए थे दोस्तों। यह राशि इससे पहले एक वर्ष में खर्च किए गए कुल खर्च के दोगुने से भी ज्यादा थी। और आज इसको अगर उस अनुपात में मापे तो ये अरबों रुपए बैठती है। सिंचाई उनका सबसे अधिक लगाव था दोस्तों। वो चाहते थे कि हरियाणा का हर खेत हरा भरा हो जाए और लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं और अन्य उपायों द्वारा वो बरानी और जो सूखा क्षेत्र था जिसमें उनका जन्म हुआ था,
वहां तक वो पानी ले जाने में सफल रहे। इन परियोजनाओं में जुई लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर है, BN चक्रवर्ती नहर है। इन पर अलग से भी कभी बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि चलते चलते वीडियो में ये चीजें नहीं समझाई जा सकती, बहुत बड़ी योजना का एक हिस्सा वो है। जुई लिफ्ट सिंचाई परियोजना देश में अपनी तरह की पहली और महत्वाकांक्षी परियोजना थी। इस परियोजना में यमुना का पानी सूखे और जलविहीन क्षेत्रों तक ले जाने के लिए 112 किलोमीटर लंबी नहरें बनाई गई दोस्तों, जिन पर 7 बूस्टर स्टेशन उन्होंने बनवाए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत पहले चरण में 60 किलोमीटर लंबी नहरें 6 महीनों के अंदर उन्होंने बनवाई। इस प्रकार एक अन्य योजना में 80 किलोमीटर लंबी नहरें और 8 लिफ्ट पंप उन्होंने स्थापित करवाए। हिसार, भिवानी और महेंद्रगढ़ के जो ऊंचे इलाके थे दोस्तों, जहां पानी कभी देखा नहीं था, वहां तक पानी पहुंचाने के लिए उन्होंने लिफ्ट प्रणाली पर विचार किया। और वास्तव में बंसीलाल जी की कोई पहल जो पिछड़े इलाकों को विकसित करने की उनकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी, उसकी मुंह बोलती कहानी ये है कि लिफ्ट सिंचाई जो परियोजना है वो उस समय की अद्भुत परियोजना उन्होंने पेश की। ये इच्छा शक्ति चाहिए दोस्तों। आप खुद ईमानदार हों तो सारा सिस्टम ठीक होता चला जाता है। 1968 में स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रति व्यक्ति व्यय जहां पर 4.60 रुपए था, वही 1972 में ये 10 रुपए हो गया था दोस्तों। साक्षरता दर में भी बहुत बढ़ोतरी। 1972 के मध्य तक हमारे प्रदेश में 94% परिवहन सेवाओं का राष्ट्रीयकरण हो गया था दोस्तों। राज्य की परिवहन सेवाओं में यात्रियों की सुविधाओं के लिए अनेक कदम उन्होंने उठाए थे, और इनमें सबसे प्रमुख ये सेवा थी कि हरियाणा प्रदेश के किसी भी इलाके से ये चंडीगढ़ पहुंचने की सर्विस जरूर हो सुबह सुबह, ताकि किसी को कोई काम हो तो वो ना रुके। बस ड्राइवरों के लिए रात्रि विश्राम गृह उन्होंने शेल्टर बनवाए। 1968 में केवल 444 रुपये प्रति व्यक्ति आय वाला हमारा हरियाणा था दोस्तों, और 1971 तक देश में दूसरे सर्वोच्च स्थान पर यह पहुंच गया था। और इन 4 सालों की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि राज्य की जो उच्च आर्थिक विकास दर थी वो 1966 से 1970 के दौरान पूरे देश की प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक विकास दर 32% थी, जबकि हरियाणा की यह विकास दर 93% थी। हरियाणा की संयुक्त वार्षिक विकास दर देश में सर्वाधिक 12.60% रही, जबकि पूरे देश की विकास प्रतिशत 5.5 थी दोस्तों। काम करके दिखाया था उन्होंने, इसलिए आज हम उनकी बातें करते हैं। बंसीलाल जी ने मुख्यमंत्री पद का कार्यभार दूसरी बार 14 मार्च 1972 को संभाला था, और 1971 में पाकिस्तान पर विजय के बाद इंदिरा गांधी पूरे देश में लोकप्रिय नेता थी, और कांग्रेस को इसलिए दोबारा सत्ता प्राप्त हुई। तब हरियाणा विधानसभा में 81 में से 52 सीटें कांग्रेस ने जीते थी, और ये बंसीलाल जी के लिए राहत की बात थी, क्योंकि इन मोर्चों पर अब उनको नहीं जूझना पड़ता था। बंसीलाल जी ने अपने पहले कार्यकाल में जिन योजनाओं को आरंभ किया था, 1972 आते आते उनका लाभ मिलना शुरू हो गया था। ये भी उनके पक्ष में जा रही थी चीजें। और उदाहरण के लिए जिन सिंचाई परियोजनाओं से लोहारू, महेंद्रगढ़, भिवानी और हिसार के जो रेतीले इलाके हैं उनमें पानी ले जाया गया, और ये पूरे देश में एक चमत्कार के रूप में देखा गया। इसका सबसे ज्यादा फायदा जो बंसीलाल को हुआ, 72 में सरकार उनकी है। इसका सबसे अधिक रोचक पहलू ये भी है दोस्तों कि जब प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से इन परियोजनाओं के लिए धन की मांग की थी, तब भारत सरकार के विशेषज्ञों ने यह कहते हुए इस योजनाओं का विरोध कर दिया था कि ये काम असंभव है, नहीं हो सकते हैं, पैसे की बर्बादी है। इसके बावजूद उन्होंने करवाए। 1972 में जब चुनाव हुए तब तक जूही जो नहर थी, जूही नहर परियोजना, उसमें 166 किलोमीटर लंबी नहरें वो बनवा चुके थे, और इस परियोजना में बूस्टर पंपों की मदद से 7 सत्रों पर यमुना के पानी को 30 मीटर तक ऊपर उठाया गया। और यहाँ सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि किस प्रकार निर्धारित लक्ष्य जो थे उन्होंने अपने प्रत्येक परियोजना समय से पहले पूरी की। चौधरी बंसीलाल के टाइम में जो भी परियोजनाएं आई वो समय से पहले पूरी किया करते थे। बंसीलाल जी का पहली पारी का जोश और उत्साह दूसरी पारी में भी कायम रहा था। हालांकि उनका जो लास्ट टर्म था, मैं उसको उनके जो उसमें कोई कामकाज की दृष्टि से अच्छा नहीं था, क्योंकि गठबंधन की सरकार थी। और नवंबर 1970 तक हरियाणा के सभी 6669 गांवों तक बिजली पहुंचा चुके थे वो, और ग्रामीण पक्की सड़कें बंसीलाल जी की सर्वोत्तम जो प्राथमिकता थी उसमें थी। और दूसरी पारी के पहले 2 साल में
कम समय में 1975 तक हरियाणा के 4360 गांव 12 पक्की सड़कों से जोड़ दिए थे उन्होंने। 1968 तक हरियाणा के लगभग 1500 गांव पक्की सड़कों से जुड़ पाए थे। इसका मतलब यह है दोस्तों कि उनके कार्यकाल में 2700 से अधिक गांव पक्की सड़कों से जुड़े थे। 1968 में प्रदेश में जहां पक्की सड़कें 5650 किलोमीटर थी, वहीं 1975 तक वो 14280 किलोमीटर तक हो गई थी। सड़कें बढ़ी तो बसों की जरूरत भी पड़ी। हरियाणा में 1968 तक जो सरकारी बसें थी उनकी संख्या 567 थी और मार्च 1975 तक ये 1722 हो गई थी और बसों में यात्रा करने वालों की संख्या 1 लाख से बढ़कर 4 लाख हो गई थी। मार्च 1975 तक राज्य में 556 गांवों में केवल सप्लाई का पानी मिलता था दोस्तों, लेकिन 1968 तक यह संख्या केवल 203 थी। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम उन्होंने किए। छात्रों की जो संख्या है उनके कार्यकाल में बहुत बढ़ी और कॉलेज स्तर तक 1965 के मुकाबले में 1975 में छात्रों का जो पंजीकरण था वो 152% बढ़ा था। हायर सेकेंडरी स्तर पर 90% वो बढ़ा था। हायर सेकेंडरी शिक्षा पर विशेष ध्यान उन्होंने दिया था और इसके बजट में 81% तक बढ़ोतरी वो करके ले गए थे। शिक्षा के क्षेत्र में चौबी बंसीलाल का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था राय स्पोर्ट्स स्कूल दोस्तों। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल की परिकल्पना उनकी थी और उसका एक अलग से भी मैं वीडियो बना चुका हूं दोस्तों। काफ़ी लोगों ने उसको बहुत पसंद किया है, बहुत लोग वहाँ पे पढ़े हैं और महिला शिक्षा के प्रति वो अलग से दिलचस्पी लेते थे। गुड़गांव में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के जो उपलक्ष्य में है एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि महिलाएं केवल परिवार के भविष्य और देश के इतिहास में ही केंद्रीय भूमिका नहीं निभाती, बल्कि विश्व की दिशा निर्धारित करने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने प्रदेश की सभी महिलाओं से अपील की कि कोई भी लड़की किसी भी कारण से स्कूल जाने और उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रहनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह थी दोस्तों कि जो आदमी अपनी पत्नी का, अपनी माँ का, अपनी बहन का सम्मान करता है वो हर महिला का सम्मान करता है। ये वैसे व्यवहारिक जीवन की बात मैं बता रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी, माँ और बहन को खुश नहीं रख पाता है तो वो किसी को भी खुश नहीं रख सकता है दोस्तों, कोई उससे खुश नहीं रह सकता है। 1974 के अंत तक प्रदेश में गांव में एक सहकारी समिति थी। प्रदेश में 13.898 सहकारी समितियां विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत थी और कृषि क्षेत्र के लिए धन के आवंटन में कई गुना वृद्धि उन्होंने कर दी। और भूमि विकास बैंक की जो शेयर पूंजी थी 1968 में 0.94 लाख रुपए थी, वो 1975 तक आते आते 13.08 लाख रुपए उन्होंने कर दी। मंडियों पे उन्होंने बहुत ध्यान दिया दोस्तों। ये मंडियां प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु उन्होंने बनाने की उनकी इच्छा थी, बनाया भी उन्होंने। 1968 से 1975 के बीच 44 मंडियां उन्होंने हरियाणा में बनाई। इसके अलावा 76 मंडियां और विकसित की जा रही थी। बंसीलाल जी के पहले और दूसरे कार्यकाल में शहरी बस्तियां और टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सों के विकास में भी उन्होंने बहुत योगदान दिया। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग 1962 में शुरू हुआ था और 1968 तक इसकी कोई खास पहचान नहीं बनी थी, लेकिन शहरी विकास की दृष्टि से विस्तृत योजनाएं उन्होंने बनाई और 1968 से 1975 के बीच 127 इंप्रूवमेंट ट्रस्ट स्कीमों को उन्होंने लागू किया। शहरीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु बजट आवंटन 1968 में 1.53 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1975 में 10.50 करोड़ रुपए उन्होंने कर दिया था। और इस अवधि में जिन नए शहरी केंद्रों की योजनाएं बनी उनमें आज का गुड़गांव है दोस्तों, कुरुक्षेत्र है, रोहतक है, हिसार है, पानीपत है, कैथल है, करनाल है, बहादुरगढ़ है, अंबाला है, भिवानी है। यहाँ पे उन्होंने बहुत योजनाएं बनाई, इनके विकास पे बहुत ध्यान उन्होंने दिया। और नगर पालिकाओं, मंडियों, शहरी संपदाओं, सड़कों के कामकाज को सुचारू रूप से बनाने के लिए उन्होंने कई विधायी उपाय किए, कानूनों को बदल डाला। आज हरियाणा में जो अच्छे पर्यटन स्थल आपको दिखाई देते हैं दोस्तों, आप तिलियार चले जाइए, आप भिवानी में बया चले जाइए, आप ब्लू बर्ड में चले जाइए, बड़खल में चले जाइए, पता नहीं कितने टूरिस्ट जो कॉम्प्लेक्स हैं, वो सारे के सारे टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स चौबी बंसीलाल की देन है। किसी ने सोचा था कि हाईवे पे यात्रा करते हुए इस तरह के टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स होंगे? और अगर चौबी बंसीलाल जीवन में सफलता हासिल कर पाए दोस्तों, तो इसमें उनके पीछे कुछ लोगों का हाथ था। जैसे BN चक्रवर्ती जी जो
आईसीएस रिटायर्ड थे और हरियाणा के गवर्नर थे, वो कदम कदम पर उनको हमेशा मार्गदर्शन दिया करते थे। और उनके जो प्रधान सचिव थे एसके मिश्रा जी, चौधरी बंसीलाल जो भी सोचते थे वो उसको लागू करने की हिम्मत रखा करते थे। जिस तरह एक गाड़ी में 4 पहिए होते हैं दोस्तों, और चारों पहिए साथ चले, बैलेंस बना रहे तो ही काम होता है। चौधरी बंसीलाल के जीवन के चारों पहिए बैलेंस थे। एक पहिया था कांग्रेस आला कमान का, वो कहती थी बंसीलाल जी जो कर रहे हैं उसमें उनको साथ मिलता था। एक थे बीएन चक्रवर्ती जी, एक थे खुद चौधरी बंसीलाल और एक थे एसके मिश्रा जी। ये चारों ने हरियाणा को बहुत तेजी से दौड़ाया। और राजनीतिक हस्तक्षेप दोस्तों वो किसी काम में बर्दाश्त नहीं करते थे, और एक बार जो कमिटमेंट वो कर लिया करते थे उसको पूरा किया करते थे। बीच बीच में मॉनिटर किया करते थे, ये नहीं कि फित्ता काटा और भूल गए, नहीं, वो हर चीज को संभालते थे और सरकार का पैसा ऐसे खर्च किया करते जैसे उनकी जेब से 1 रुपया निकल रहा है। उस दौरान शिमला में उन्होंने जो मंत्रियों के बंगलों को हरियाणा सरकार को स्थानांतरित करने की एक योजना भी बनाई थी और हिमाचल सरकार को राजी कर लिया था। ये बंगले आजकल बनमोर के नाम से विख्यात हैं, और इनका जब हस्तांतरण हुआ तो हरियाणा सरकार के ये सर्किट हाउस बने, और बंसीलाल जी तब इनका व्यक्तिगत निरीक्षण करने गए थे। एसके मिश्रा जी ने भी एक किताब लिखी है दोस्तों, मैं काफ़ी किस्से उसमें बता चुका हूँ आपको। उनकी फ्लाइंग हाईवेज नाम की उनकी एक किताब है, जो साथी अंग्रेजी जानते हैं उस किताब को पढ़ सकते हैं, नहीं तो इस पे प्लेलिस्ट है मिश्रा जी की बातें, आप उनमें जाके वीडियो देख सकते हैं। उन्होंने भी चौधरी बंसीलाल के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी। और चौधरी बंसीलाल जी का जो व्यक्तिगत जीवन था दोस्तों, बहुत सादा भोजन किया करते थे वो, कोई तड़क भड़क मसाले वाला खाना नहीं खाते थे, शुद्ध शाकाहारी थे, जीवन में कभी शराब उन्होंने छुई नहीं, लेकिन योजनाएं बहुत दूर की बनाया करते थे। हरित क्रांति को उन्होंने हरियाणा में लागू करने में जी तोड़ कोशिश की दोस्तों। और बंसीलाल जी के योगदान को समझने और जानने के लिए जरूरी है कि पंजाब से हम अगर तुलना करें तो हम पंजाब से बहुत आगे निकले दोस्तों, सिंचाई सुविधाओं में हम आगे निकले। लेकिन जब हम अलग हरियाणा बना तो क्या था हरियाणा में, उस समय के बुजुर्ग अगर कोई बच्चे आप पूछिए तो उस समय कैसा हरियाणा होता था, और चौधरी बंसीलाल ने फिर उसमें क्या किया। तो इस तरह के काम चौधरी बंसीलाल ने किए दोस्तों। वीडियो आज थोड़ा लंबा बन गया है क्योंकि नेताओं की ईमानदारी पर भी हमने बातें की हैं, कुछ व्यक्तिगत बातें भी मैं इसमें करने लग गया हूं। लेकिन दोस्तों ये जरूरी है कि नेता ईमानदार बने। अगर नेता ईमानदार बनेंगे तो अधिकारी भी ईमानदार बनेंगे और लोग भी ईमानदार बनेंगे। जब तक इस देश को चलाने वाले लोग ईमानदार नहीं बनते हैं तब तक जो हमारा देश है वो बदलाव नहीं कर सकता है दोस्तों। अगर ईमानदार थे चौधरी बंसीलाल, तभी सहकारी बैंकों से किसानों को ट्रैक्टर, पंप सेट के लोन उन्होंने दिलवाए बहुत कम दरों पे, बिजली वो दे पाए, बीज किसानों तक उन्होंने उपलब्ध कराया, नई मंडियां उन्होंने विकसित कराई, मंडियों को सड़कों से उन्होंने जोड़ा। ये काम क्यों करवा पाए? क्योंकि ये लक्ष्य नहीं था कि पैसे कमाना है, ये लक्ष्य था कि हरियाणा काम करना है। राम वर्मा जी होते थे एक आईएएस, उनकी किताब है थ्री लाल्स ऑफ हरियाणा। उसमें वो कहते हैं जब पंजाब और हरियाणा अलग हुए तो जब उनको हरियाणा कैडर मिला तो जो पंजाब कैडर में उनके दोस्त रह गए थे आईएएस, तो उन्होंने कहा था कि हरियाणा तो तुम जाओगे लेकिन तनख्वाह कहाँ से लोगे, क्योंकि हरियाणा तो तनख्वाह देने लायक तो कुछ है ही नहीं वहाँ पे। और आज देखिए दोस्तों, हम पंजाब से बहुत कई मायनों में आगे हैं। तो ये चौधरी बंसीलाल की कहानी थी दोस्तों। कुछ वीडियो और बनेंगे, वो भी मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। 3 बजे की मुलाकातें होती रहेंगी। आप हमेशा की तरह अपने अनुभव, अपने विचार मुझसे साझा करें, कमेंट जरूर किया करें। कम से कम वीडियो पसंद आए तो शाबाशी दे दिया करें, नहीं तो आप सुझाव दे दिया करें। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।